नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त अलवर। सुबह के 7 बज चुके थे। महल में फिर से चहल पहल चालू हो गई थी। नर्स उसका चेकअप और उसके हाथ की पट्टी बांधने लगी थी। मीरा नर्स से कुछ बातें कर रही थी। नर्स ने मीरा की पट्टी बदल दी थी और उसका चेकअप भी कर लिया था। तभी उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है तो सामने उसे आर्यन आर्यन दिखता है और उसकी नज़र आर्यन पर जाती है। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन एकदम से अंदर आ जाता है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। एकाएक ही मीरा की नज़र आर्यन के हाथ पर चली जाती है और उसे वहां पर गहरे घाव के निशान दिखते हैं। तो मीरा एकदम से आर्यन से कहती है, वहीं रुक जाइए पतिदेव जी। आर्यन ने जब मीरा की बात सुनी तो उसकी धड़कन तेज हो गई। ना जाने क्यों उसे एक अजीब सा डर सताने लगा कि उसने जो कल रात किया था, क्या मीरा उसके बारे में उससे बात करना चाहती है या कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। पर आर्यन जैसा सोच रहा था वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्यन मीरा का सवाल सुनकर हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। यह आपको चोट कैसे लगी? रात भर कहाँ थे आप? मीरा ने आर्यन पर शक करते हुए कहा। आर्यन धीरे से मीरा की तरफ पलटता है और छोटे बच्चे की तरह अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। मीरा नर्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, नर्स पहले आप इनका पट्टी कर दीजिए, हमारी हो चुकी है। तो नर्स सिर झुकाकर हाँ में जवाब देती है, जी कुंवर रानी शाह, हम अभी कर देते हैं। आर्यन अपनी नजरें उठाकर मीरा की तरफ देखता है तो मीरा के चेहरे पर खुशी वाले भाव थे जो आर्यन ने एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं किए थे। फिर भी वो नर्स की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं करानी पट्टी, मैं खुद कर लूँगा। इतना कहकर वह फिर से जाने लगता है तो मीरा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, आपको मैंने जाने की इजाज़त दी नहीं है, चुपचाप पट्टी करा लीजिए वरना अभी माशा को बुला लूंगी। कल रात मुझे बड़ी धमकी दे रहे थे ना माशा की, तो आपके लिए भी वही रूल लागू होता है। आर्यन कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। नर्स उसके पास आकर आर्यन के हाथ को दवाई लगाने लगती है। फिर पट्टी लगाने के बाद आर्यन से कहती है कि चोट पर पानी ना लगने दें। फिर वह मीरा के पास आती है और कहती है, कुंवर रानी शाह, हम चलते हैं। मीरा उसे रोकते हुए कहती है, नर्स क्या मैं चल फिर सकती हूँ? नर्स मीरा के सवाल पर उसका जवाब देती है, जी कुंवर रानी साहब, आप चल सकती हैं, पर ज़्यादा चलिएगा मत और ज़्यादा भाग दौड़ करिएगा मत और ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट कीजिएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर वह आर्यन की तरफ देखते हुए बोलती है, आप यह बताइए पतिदेव जी, रात को कौन सी सांड से लड़ने गए थे जो इतनी चोट हाथ को लगा कर आए हैं? आर्यन हकलाते हुए बोला, वो मैं। आर्यन इतना ही कह पाया था कि मीरा उसे बीच में टोकते हुए कहती है, मैं क्या लगा के रखा है, बकरी हो क्या आप? आर्यन चिढ़कर मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। मीरा आर्यन को जाते हुए देख रही थी और फिर वो अपने मन में कहती है, पता है मुझे, आप मुझसे कल रात वाली बात छुपा रहे हैं। मैं इतना तो जान चुकी हूँ इतने दिन से यहाँ रहकर कि आपने ही खुद को ही चोट पहुँचा ली है, क्योंकि आपको यह लगता है आपने कल रात जो उसकी वजह से आपको गुस्सा आया होगा या मुझे उसकी वजह से दुख पहुँचेगा, इसलिए अपनी आपको ही चोट पहुँचाई है। पर मैं अभी आपको मेरी सच्चाई बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि हालात अभी ठीक नहीं है। आपके सामने मेरी इतनी सारी सच्चाई आ गई है, अगर हमारी सालों पुरानी सच्चाई सामने आ गई तो आप उसे झेल नहीं पाओगे और हालत ही कुछ ऐसे बन गई है कि मैं खुद आपको मेरी सच्चाई नहीं बता सकती। फिर मीरा गहरी सांस लेकर फिर से खुद से कहती है, पर मैं जल्दी ही आपको अपनी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपको यह बता दूंगी कि मैं ही आपका बचपन का प्यार, आपकी गीतांजलि हूँ। गीतांजलि, जिसे आप प्यार से चुटकी कहकर बुलाते थे। ऐसे ही मीरा किसी सोच में गुम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में सिटी हॉस्पिटल के एक आईसीयू रूम में, जहां पर 22 साल का एक लड़का जो कि मशीनों से घिरा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोमा में है। दिखने में वह लड़का हूबहू निकिता और मीरा जैसा दिख रहा था। अचानक से ही उसके हाथ की उंगलियां हिलने लगती है। धीरे धीरे कर उसका पूरा हाथ
आँखों की पलकें और वह धीरे-धीरे कर अपनी आँखों की पलकें खोलता है, तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। बीपी मशीन भी एकदम से आवाज़ करने लगती है। धीरे-धीरे तेजवीर अपनी आँखों की पुतलियाँ गोल-गोल घुमाकर आजू-बाजू के माहौल को समझने लगता है। उसके सिर में थोड़ा-सा दर्द हो रहा था, फिर भी वह थोड़ा-थोड़ा हिलने-डुलने की कोशिश करता है। फिर धीरे से अपने मुँह से कुछ शब्द निकालने के लिए प्रयास करता है, पर उसकी आवाज़ मानो निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि 8 साल कोमा में रहने के बाद अचानक से कोमा से बाहर आना किसी मिरेकल से कम नहीं है। और इतने दिन कोमा में रहने के बाद तो यह सब होना लाजमी है। वह बहुत प्रयास करने के बाद भी अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पाता है। तभी थोड़ी देर बाद में रखा फर्स्ट एड बॉक्स नीचे गिरा देता है, ऐसे ही कोई ना कोई रूम में आ जाए, ताकि उसका यह करना कारीगर साबित भी हुआ। बाजू में ही गुजर रही एक नर्स को इसकी आवाज़ सुनाई दी और वह झट से उस कमरे में पहुंच गई। जब उसने तेजवीर को होश में आते देखा तो उसके पास भाग कर जाती है। वह देखती है कि तेजवीर होश में आ चुका है। यह देखकर वह खुश भी हो जाती है और हैरान भी हो जाती है। वह इंग्लिश में तेजवीर को देखते हुए उससे कहती है, दिस इज अनमेरिकल, यू हैव कम टू यू और सेंस। तेजवीर उसकी बातों को समझने का प्रयास कर रहा था। 8 साल कोमा में रहने के बाद उसे कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी। वह 8 साल कोमा में जरूर था, पर हर बात एक बात सुन सकता था, उसे महसूस कर सकता था। उसे पता था इन 8 सालों में उसकी दोनों बहनों ने कितना कुछ सहा, पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। वही नर्स डॉक्टर जो कोमा से आवाज़ लगाती वही नर्स डॉक्टर को कोमा से आवाज़ लगाती हुई चिल्लाती है और उन्हें बुलाती है, कम कम क्विकली डॉक्टर, इट इज़ एन एमरजेंसी, द पेशेंट रिजंट कॉन्शियस। वहीं दूसरी ओर अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में रात का वक्त था और गर्ल्स हॉस्टल में निकिता और क्रिस्टल अपने अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहे थे। साथ में दोनों कॉफ़ी भी पी रहे थे। तभी निकिता का मोबाइल बजने लगता है। जब निकिता मोबाइल की तरफ ध्यान देती है तो उस पर हॉस्पिटल का नाम शो हो रहा था। उसे देखकर उसके मन में बेचैनी होने लगती है, क्योंकि अचानक से हॉस्पिटल में से फ़ोन आना यह उसे डरा देता है। फिर भी वह जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज़ आती है, मिस सोलंकी, योर ब्रदर हैज़ रेजनेट कॉन्सिस्टेंस। डॉक्टर की यह बात सुनकर निकिता जोर से चिल्लाती है, व्हाट। एकदम से हड़बड़ा कर निकिता अपने शब्द सुधारती है और आगे कहती है, आप सच कह रहे हैं डॉक्टर। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, यस मिस सोलंकी, हमने अभी आपके भाई को चेक किया है और वह होश में आ चुके हैं और बार बार गीतांजलि और नयनतारा के बारे में ही पूछ रहे हैं। आप जानती हैं यह कौन है? प्लीज़ जल्दी से आने का प्रयास कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर फ़ोन रख देती हैं। वहीं निकिता के जोर से चिल्लाने से क्रिस्टल भी डर गई थी, इसलिए वह निकिता की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, तो ठीक तो है ना? किसका फ़ोन था जो तू इतना डर गई और इतनी ज़ोर से चिल्लाई? निकिता एकदम से उठती है और वहीं बेड पर बैठी हुई क्रिस्टल के पास जाकर झट से उसके गले लग जाती है और कहती है, क्रिस्टल क्रिस्टल, भाई होश में आ गए। इसी के साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, रोने लगती है। क्रिस्टल उसे गले लगाए हुए ही रखती है और उसकी पीठ को सहलाती हुई कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है निकिता कि तुम्हारा भाई होश में आ गया। निकिता क्रिस्टल के गले लगे हुए ही कहती है, हम आज बहुत खुश हैं। जो 8 सालों से नहीं हुआ वह होता हुआ दिख रहा है। हमें इतना कहकर वह जोर से रोने लगती है। क्रिस्टल निकिता को रोते हुए देखकर उससे कहती है, पागल, तू रो क्यों रही है? यह तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारा भाई होश में आ गया है और तुम रो रही हो। निकिता रूंधे गले से क्रिस्टल की गले लगे हुए कहती है, पागल, ये खुशी के आंसू है जो अचानक आंखों में आ गए। कई सालों बाद हमें ऐसी खुशी नसीब हुई है। फिर वह क्रिस्टल से दूर होकर उससे कहती है, क्रिस्टल, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। हम भाई से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। क्रिस्टल अचानक से निकिता की तरफ गुस्से से देखती हुई कहती है, मेरी माता, तुम ऐसे ही जाओगी हॉस्पिटल? अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी ये सूजी हुई आंखें देख ली तो उसे क्या जवाब दोगी? पहले ठीक से तैयार हो जाओ, तब हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। निकिता खुद के सिर पर चपत मारते हुए कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी। इतना कहकर वह तैयार होने लगी। तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वह तैयार होकर आती है और क्रिस्टल के साथ बाहर निकल जाती है। वहीं बाहर हॉस्टल के नीचे क्रिस्टल की मर्सिडीज पार्क की हुई थी। दोनों उसमें बैठे और हॉस्टल के गेट से बाहर निकल जाते हैं और सीधा हॉस्पिटल के रास्ते
वहीं दूसरी तरफ अलवर राजस्थान में महल के हॉल में सब लोग एकत्रित हो गए थे। वहां पर सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। पत्रलेखा जी, जगत सिंह जी, माधुरी जी, जयदेव जी, उनके साथ ज्योति, श्रेया, रिद्धि सिद्धि भी थे। माधुरी जी अपना चाय पीते हुए और उसकी चुस्कियां लेते हुए पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, दीदी 2 दिन हमारे लिए बहुत परेशानी के गए हैं। सही कहा है माधुरी आप, यह 2 दिन हमारे लिए बहुत परेशानी भरी रहे, पर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, वैसा ही कुछ समझ लीजिए। पत्रलेखा जी चाय का एक घूंट लेते हुए बोलती हैं। पत्रलेखा जी फिर माधुरी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, माधुरी 2 दिन बाद नवरात्र चालू हो रही है, तो आपने कुछ सोचा है? माधुरी जी चाय की चुस्की लेते हुए बोली, दीदी हमें पता है हमें क्या करना है, बस आप कुलदेवी के मंदिर के बड़े पुरोहित को बुला लाइएगा, क्योंकि उनके हाथ से ही हमें हमारी इस महल की शांति पूजा करवानी है। आए दिन इस महल पर अनेकों प्रकार के संकट आ रहे हैं। अगर इस महल में हवन हो गया ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और नवरात्र के पावन दिनों में हवन करना अच्छा भी माना जाता है। हाँ, सही कह रही हो तुम, यही करेंगे हम इस बार, क्योंकि इस बार दुश्मनों की कमी नहीं है हमारे हमारे बीच। कहीं से भी हमला कहीं से भी हो जाता है, और हमारी बहू के पीछे संकट बोरियां बिस्तर लेकर पड़े हुए हैं। उसके लिए तो यह हवन पूजा करनी ही होगी। जगत सिंह जी बीच में उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अरे महिला मंडल रुको, हमें भी आपसे बात शेयर करनी है। तुम अपनी बात आगे कहना शुरू करें कि आप ही अपना शुरू करने वाली हैं, फिर से कहना। जगत सिंह जी की बात पर पत्रलेखा जी और माधुरी जी गुस्सा हो जाती हैं, और वह गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहती, हमने आपको रोका नहीं है बोलने के लिए, ना ही आपके मुंह पर हमने पट्टी बांधी है जो आप बोल ना सको। जो कहना है कह दीजिए, वरना फिर से कहेंगे कि हम आपको बोलने नहीं देते। माधुरी जी तुमने माधुरी जी तनकते हुए जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए कहा। जगत सिंह जी माधुरी जी की टांग खींचते हुए आगे कहती हैं, आपको ज़्यादा बोलने नहीं लग गई हो माधुरी? लगता है पीछे की बावड़ी में आपको धोखा देना ही पड़ेगा, तब जाकर आपकी यह जुबान शांत होगी। माधुरी जी ने कहा। माधुरी जी कहाँ पीछे रहने वाली थी। जगत सिंह जी की इस बात से वह भी आगे फिर से कहती हैं, बड़े आए धक्का देने। देख रही हैं दीदी, आपके पति हमें मारने पर तुले हैं। अगर हम मर भी गए ना, तो इनके कंधे पर बेताल बनकर लटके रहेंगे। फिर आप मत कहना। जगत सिंह जी और फिर से माधुरी जी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे माधुरी, थारे को जी बेताल बनन वास्ते कोई जरूरत ना से, थारा यह चेहरा कोनो चुड़ैल से कम से, जो थम बेताल बनने वास्ते इतना उतावली हो रही से। मने तो जे बेताल वास्ते बुरा लग रहा से, जे चुड़ैल बेताल बन गई तो बेताल की प्रजाति खुद आत्महत्या कर लेवेगी। माधुरी जी चिढ़ते हुए कहीं, थे सम हुकुम मुँह बेताल लग रही थमने। जगत सिंह जी हंसते हुए बोले, यह पूछने की के बात। माधुरी जी गुस्से में जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, देख रही हो दीदी, राणा मुझे चुड़ैल कह रहे हैं, कुछ कहिए ना इन्हें। दिन ब दिन इनकी जबान ज़्यादा ही चल रही है, थोड़ा काबू में रखिए अपने पति को। इतना कहकर वह किसी मासूम बच्चे की तरह पत्रलेखा जी के पास जाकर उनसे लिपट जाती हैं। वहीं सब लोग जगत सिंह जी की बातों पर ठहाके लगा रहे थे। पत्रलेखा जी जगत सिंह जी की तरफ घूर कर देखते हुए कहती हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? छोड़िए ना आप। जगत सिंह जी रानी सा आप जगत सिंह जी बोलते हैं, रानी साहब आप तो फिर से माधुरी की साइड हो गई। क्यों ना लूँ मैं माधुरी की साइड? मेरी एक लौती देवरानी जो है, बहन से कम नहीं है मेरी। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बस बाबा बस, आपसे शब्दों में जीत पाना मुश्किल है। फिर वह भी आगे चाय की चुस्कियां लेने लगती हैं। वहीं मीरा धीरे धीरे उठकर अपने कमरे से बाहर आने लगी थी। मीरा का एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ था, और उसका एक हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और गले से लटकी हुई थी, जैसे कि किसी फ्रैक्चर हाथ को होता है। मीरा ने हॉस्पिटल वाला ही गाउन पहना हुआ था, जो मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं उसके गले में उसका मंगलसूत्र लटक रहा था, और माथे पर आर्यन का नाम सिंदूर था। वह धीरे धीरे चलकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और थोड़ा चलती तो उसके हाथ में और पीठ में दर्द होने लगता। फिर भी वह अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरने ही वाली होती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में कहती है, भगवान, मेरी गलती की वजह से फिर से मुझे चोट पहुंचने वाली है। पर तभी उसे 2 मजबूत बाहें पकड़ लेती है। मीरा को जब एहसास होता है कि वह गिरी नहीं है, तो अपनी आंखें खोलती है तो सामने आर्यन का चेहरा
होता है। आर्यन मीरा की तरफ एकटक देखने लगता है और मीरा भी आर्यन की तरफ देखने लगती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों पर थम जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को खोए हुए अंदाज में देखने लगते हैं। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों पर थम जाती हैं। दोनों की नज़रें एक दूसरे के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे, मानो दोनों के लिए समय वहीं रुक गया हो। तभी अचानक से आर्यन को होश आता है और वह मीरा को ठीक से खड़ा कर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, तो क्यों चलने की कोशिश कर रही हैं? आपको एक जगह बैठा नहीं जाता है क्या? कल से एक जगह बैठकर मैं तंग आ गई थी और मुझे बोरियत भी लग रही थी और मुझे आदत भी नहीं है ऐसे एक जगह बैठकर रहने की। तो मैंने नर्स से पूछ लिया था, मैं थोड़ा सा चल सकती हूँ या नहीं। आर्यन उसे कुछ नहीं कहता है और बस उसे पकड़कर धीरे धीरे आगे चलने लगता है। वहीं मीरा आर्यन के चेहरे को ही देख रही थी और आर्यन के चेहरे को देखते देखते वह आर्यन से बोलती है, अगर अंधे होते आप तो दुनिया की सबसे हसीन चीज़ देख नहीं पाते आप? आर्यन एकदम से पूछता है, कौन हसीन चीज़? मीरा एकदम से कहती है, मैं हसीन नहीं हूँ क्या? आर्यन मीरा की बात सुनकर उसे हैरत हैरत से देखने लगता है। उससे कहता है, तुम खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लग गई हो ना? मीरा चलते हुए आर्यन से कहती है, उसमें इम्पोर्टेंट वाली क्या बात है? मैं हूँ ही इम्पोर्टेंट। देखा नहीं आपने मुझ पर कैसे कैसे हमले हो रहे हैं? इम्पोर्टेंट हूँ इसीलिए हमले हो रहे हैं। आर्यन मीरा की बात सुनकर निशब्द हो जाती है और फिर आर्यन को सोच कर मीरा से कहता है, छोड़ क्यों नहीं देती यह बदला चली तुम छोड़ क्यों नहीं देती यह बदला? चले जाओ अपनी बहन के पास, अपने भाई का ख्याल रखो। क्यों यह बदले के चक्कर में पड़ रही हो? मीरा आर्यन की इस बात पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए कहती है, अगर मैं एक आम लड़की होती ना कुंवर साहब, सब कुछ छोड़कर चली जाती, पर दुर्भाग्य से एक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी के कुछ फर्ज होते हैं। राजकुमारी के साथ साथ सबसे बड़ी उत्तराधिकारी होने के नाते यह फर्ज मुझे निभाने ही पड़ेंगे। दोनों चलते चलते एक जगह रुक गए हैं। मीरा की बात से फिर से आर्यन को निशब्द कर दिया था, क्योंकि आर्यन जानता था मीरा जो कह रही है वो सच कह रही है। उसे भी पता था उत्तराधिकारी होना क्या होता है। वह भी तो एक रियासत का उत्तराधिकारी था, राजस्थान का भावी राणा सा, तो उसे पता ही था उसकी जिम्मेदारी है क्या। दोनों चलते चलते महल के दूसरे हिस्से में आ गए थे, जहाँ महल की बालकनी थी। वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की हुई थी। वहाँ पर कुछ नरम गद्दे और फर्नीचर रखा हुआ था। आर्यन मीरा वहीं पर चलकर आकर बैठ जाते हैं। बाहर से खुली हवा आ रही थी। मीरा हवा को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलती है और शांति से नीले आसमान को देखने लगती है। फिर वह आसमान में उड़ते हुए पक्षी ऊपर देखते हुए आर्यन से कहती है, काश हम पक्षी होते, ऐसे भरपूर उड़ जाते। ना रियासत को झमेले, अपना उत्तराधिकारी होने का कर्तव्य, बस अपनी ही जिंदगी जीते। ना ही मुझे किसी अपने को खोने का डर होता, जो मेरे लिए बेहद अजीज है। पर क्या करें, भाग्य और किस्मत की आगे तो किसी की नहीं चलती है ना हम एक राजकुमारी हैं और एक उत्तराधिकारी हैं। उसी के नाते हमें यह सारे कर्तव्य पार करने होंगे। हमारे पास 2 ही महीने, इस 2 महीनों में हमें हमारी रियासत वापस लेनी है। हमें पता है मीरा, आपको आपकी रियासत वापस लेनी है, पर कैसे कर पाएंगी आप? आपको अपनों से लड़ना है, वही सबसे दर्दनाक है ना आपके लिए। मीरा मुस्कुरा कर आर्यन से कहती है, अर्जुन को भी तो महाभारत का युद्ध में अपनों के खिलाफ लड़ना पड़ा था। वह द्वापर युग की महाभारत था और आप समझ लीजिए मेरी यह महाभारत कलयुग की है। उस युग में भी रिश्तों को ताक पर रख दुर्योधन ने अपनी ही कुलवधू का भरी समाज में उसने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था। वहीं धर्म के हेतु के लिए और उसकी स्थापना के लिए, साथ में स्त्री की इज्जत के लिए महाभारत हुई थी। मेरे साथ तो वही हो रहा है। मेरे अपनों ने रिश्तों की मर्यादा लांघ दी। एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल किया, बस एक रियासत के लिए, और अपने ही भाई के बच्चों को मरवाने की कोशिश की। क्यों? बस एक रियासत के लिए। तो क्यों मैं उन रिश्तों की फिक्र करूं जिन रिश्तों को अपनों की फिक्र नहीं है? जो लोग रिश्तों को नोक पर रख यह सब कर सकते हैं, तो मैं उन्हें उनका पाप का प्रायश्चित क्यों ना करवाऊं? यह बात कहते हुए मीरा की आंखों में बदले की आग और गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। आर्यन मीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए आगे कहता है, उस धर्म युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन का साथ दिया था, इसलिए अर्जुन उस धर्म युद्ध को जीत पाए। पर तुम्हारे साथ कौन है मीरा? तुम अकेले लड़ोगी अपनों के खिलाफ।
के लिए युद्ध। मीरा अपने चेहरे पर गुस्से के भाव हटाते हुए फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, हाँ, हम मानते हैं अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, इसलिए वह महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता। एक तरफ दुर्योधन के पास नारायणी सेना की, दूसरी तरफ स्वयं नारायण थे, वह भी अर्जुन के सारथी। अगर महादेव ने चाहा तो हमें भी कोई सारथी मिल जाएगा जो हमारा इस युद्ध में साथ देगा। मीरा ने आर्यन की तरफ देखते हुए शांति से बोला। एकाएक ही आर्यन के मुंह से निकल जाता है, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है कि ना हो तो क्या मैं इस युद्ध में तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ, तुम्हें उचित मार्ग दिखा सकता हूँ जो तुम्हारे लिए सही हो। बस मैं इस युद्ध में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मीरा हैरानी से आर्यन की तरफ देखने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन उसे ऐसी बातें कर रहा है। मीरा कुछ नहीं कहती, बस इतना ही उसके मुंह से निकलता है, आप चाहें तो देख सकते हो। फिर मीरा के मन में क्या आता है कि वह अचानक से ही आर्यन को अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। मीरा आर्यन की तरफ देखकर बोलती है, आपको पता है कुंवर शाह, हमारे बचपन में हमारे बाबा साहब माँ साहब हमें अक्सर कहा करते थे कि आप हमारी राजकुमारी हो, आप पर हम कोई संकट नहीं जाने देंगे, ना ही आपको अस्त्र उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसकी ज़रूरत पड़ने देंगे। आप बस एक प्यारी सी राजकुमारी बनकर रहना। पर उन्हें क्या पता था कि भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है। उन्होंने जो सपने सजाए थे वह वहीं रुक गए। किस्मत ने ऐसी करवट ली कि हमें तलवार उठानी पड़ी। इतना कहकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन जब मीरा की आंखों में आंसू देखता है तो मानो उसके दिल में भी हजारों सुइयां चुभने वाला दर्द होता है। वह अचानक से ही मीरा को अपने करीब कर उसे गले लगा लेता है और उसके सिर को सहलाने लगता है। आज पहली बार था जब आर्यन ने मीरा को गले लगाया था। आर्यन को आज मीरा की आंखों के आंसू परेशान कर रहे थे और वह उसकी बातों में छुपा हुआ दर्द महसूस कर सकता था। उसके साथ और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था, आर्यन तो बदल नहीं सकता था, पर उसने ठान लिया था कि वह मीरा का साथ देगा। उसने जो कुछ भी गलत किया वह उस गलती का प्रायश्चित चाहता था। आर्यन कल रात की सारी बातें भूल गया था। वह बस मीरा की बातों को ही याद रखना चाहता था जो मीरा उससे कह रही थी। ऐसे ही गले लगाए हुए रखता है। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे, फिर दोनों अलग होते हैं, आसमान की ओर देखने लगते हैं। आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए इससे सवाल पूछता है, तुम मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती हो। मीरा, क्या हो तुम? मीरा आर्यन की आंखों में देखती हुए बोली, आपने कभी छोड़ी। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। आर्यन मीरा का जवाब सुनने के लिए आतुर था, इसलिए वह उसे फोर्स करते हुए कहता है, कहो मीरा, क्या कहना चाहती हो आप? मीरा फिर से आर्यन की काली आंखों में देखते हुए बोली, आपने तो कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की आर्यन। मीरा ने आर्यन के सवाल पर उससे ही सवाल पूछ लिया। यह सवाल सुनकर आर्यन खामोश हो जाता है और एकटक मीरा की आंखों में देखने लगता है। मीरा आर्यन से अपनी आंखें फेर लेती है और सामने आसमान की तरफ देखने लगती है। कुछ देर बाद दोनों में अभी भी खामोशी पसरी हुई थी। दोनों में से कोई बोलने को तैयार नहीं था कि आगे क्या कहना। आर्यन दोनों के बीच की खामोशी तोड़ते हुए कहता है, चलिए कमरे में चलते हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मीरा, हाँ। दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। मीरा आगे अपने कदम बढ़ाती है कि तभी उसके पीठ में फिर से दर्द होने लगता है और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। आर्यन को अब पता चल चुका था कि मीरा अब चल नहीं सकती है, इसलिए वह मीरा के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। एकदम से ऐसा होने पर मीरा चौंक जाती है और आर्यन की तरफ हैरत भरी नज़रों से देखने लगती है। आर्यन मीरा के देखने को अनदेखा कर आगे चलने लगता है और धीरे धीरे चलकर वह मीरा के कमरे में आ जाता है और उसे उसके बिस्तर पर हौली से किसी कांच की गुड़िया की तरह लेटा देता है। मीरा का ध्यान अभी भी आर्यन के चेहरे पर था। आर्यन मीरा को खुद की तरफ फिर से देखता पाकर वह मीरा से कहता है, मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है जो मुझे ऐसे देख रही हो? आर्यन का यह कहने पर मीरा झेप जाती है और हकलाते हुए कहती, वह ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वह आंखें बंद करने का नाटक करने लगती है। मीरा की इस हरकत पर आर्यन मुस्कुराने लगता है। तभी किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। आर्यन जब देखता है तो सामने पत्रलेखा जी के साथ पूरा परिवार वहाँ पर था। आर्यन उन्हें देखते हुए कहता है, माँ, आप यहाँ, हमें बुला लिया होता तो हम आ जाते ना। हमें पता है तू आ जाता, पर हमें मीरा से मिलना था। पत्रलेखा जी इतना कहकर मीरा के पास आने लगती हैं। उसके साथ साथ पूरा परिवार भी। सब लोग आर्यन के कमरे के फर्नीचर पर बैठ जाते हैं। पत्रलेखा जी मीरा के पास बैठते हुए उसके सिर पर हाथ से सहलाते हुए कहती हैं, कैसी हैं अब आप? मीरा मुस्कुरा कर जवाब देती है, हम अच्छे हैं माँ। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा ना?
पत्रलेखा जी ने प्यार से मीरा से पूछा। मीरा ने नाम में सिर हिला दिया। हमने नहीं किया नाश्ता माँ। आर्यन पीछे से मुंह बनाकर कहता है। हमसे भी कोई पूछ ले, हमने भी नहीं किया है नाश्ता। सब लोग आर्यन की तरफ देखने लगते हैं। रिद्धि आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, किसी को भाभी सा से जलन हो रही है शायद। रिद्धि की बात पर सब मुस्कुराने लगते हैं। आर्यन रिद्धि की तरफ अंगारे भरी नजरों से देखते हुए कहता है, मुझे किसी से जलन नहीं होती है। सिद्धि एकदम से कहती है, दीदी ने कब कहा आपको जलन हो रही है? यह तो आप खुद ही कबूल कर रहे हैं। इतना कहकर सब लोग फिर से मुस्कुराने लगते हैं। जगत सिंह जी और जयदेव जी नीचे से नाश्ता करके ऑफिस के लिए चले गए थे, क्योंकि आर्यन ने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी थी और वह ऑफिस का काम घर से ही करता था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। वहीं दरवाजे के पास से अंदर आती हुई ज्योति और श्रेया अपने हाथ में दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। श्रेया मीरा के पास जाती है और बेड के पास उसे टेबल पर उसका नाश्ता रख देती है और मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, कैसी है तबीयत आपकी मोना डार्लिंग? हम ठीक हैं हमारी चंदू डार्लिंग, मीरा ने श्रेया से कहा। सब लोग मीरा से बात करने लग गए थे। मीरा ने भी नाश्ता कर लिया था और आर्यन भी अपना मुंह आड़ा टेढ़ा करके नाश्ता कर रहा था। उसे आज मीरा से जलन होने लगी थी, क्योंकि उसका परिवार आज उससे ज़्यादा मीरा को इम्पोर्टेंस दे रहा था। सभी लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। बात ये करते करते तभी मीरा का फ़ोन बजने लगता है। मीरा फ़ोन की तरफ देखती है तो उसकी बहन का नाम फ्लैश होता है। मीरा फ़ोन उठाती है और अपनी कान पर लगाती है। तभी दूसरी तरफ से निकिता की उत्साह भरी आवाज़ आती है, जीजी माँ कैसी हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिना निकिता का सवाल सुनकर उसे कहती है, हम ठीक है, आप बताइए आपने इतनी रात में क्यों कॉल किया? अभी तो अमेरिका में बहुत रात हो गई होगी ना? निकिता उत्साहित होते हुए कहती है, बात ही कुछ ऐसी है जीजी माँ जो हमें आपको कॉल करना पड़ा। निकिता की आवाज़ सुनकर मीरा को लगने लगा कि खुशखबरी देने वाली है, इसलिए वह कहती है, कोई खुशी वाली बात है? निकिता ने कहा, जीजी माँ अगर आप भी यह बात सुनेंगी ना तो आप भी खुशी से झूम उठ जाएंगी। निकिता की टांग खींचते हुए मीरा उससे कहती है, कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली? निकिता अपना मुंह बिचकाते हुए दूसरी तरफ से कहती है, कैसी बातें कर रही हैं जीजी माँ आप? हम हर शादी हमारी शादी तो इस जन्म में तो नामुमकिन है। मीरा, फिर आपने इतनी रात गए कॉल क्यों किया? मीरा ने कहा। निकिता अपनी और एक्टिंग करती हुई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। गीतांजलि प्रताप सिंह रावत, अगर आपने नहीं बांधी है तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर मैंने आपको इस खुशी की बात को बता दिया तो आप हवा में उड़ने लगेंगी। मीरा ने झूठा का गुस्सा दिखाकर निकिता से कहती है, ओह मेरी नौटंकी, जल्दी बता क्या बात है? निकिता एकदम से कहती है, आप विश्वास नहीं करेंगी जीजी माँ, पर जो सपना हम दोनों बहनों ने 8 साल से देखा था आज वह सच हो गया है। आज हमारा भाई तेजवीर उसे होश आ गया है। वह जाग गए हैं जीजी माँ, वह जाग गए हैं। मीरा हैरानी से निकिता की बात सुन रही थी और वह हैरत भरी नज़रों से सामने की ओर देख रही थी। मीरा अविश्वास से निकिता से कहती है, क्या कहा निकिता आपने? क्या आप जो कह रही हैं क्या वो सच है या कोई मजाक है? निकिता फिर से एक्साइटेड होते हुए बोली, नहीं जीजी माँ, हम ऐसा मजाक आपके साथ कभी नहीं कर सकते। भाई को सच में होश आ गया है। हमें भी कुछ देर पहले ही पता चला। हम हमारी फ्रेंड क्रिस्टल के साथ भागे भागे हॉस्पिटल आए और हमने अपनी आंखों से भाई शाह को होश में देखा, तब जाकर हमें यकीन हुआ। मीरा एकदम से चिल्लाकर कहती है, तुमने क्या तुम सच कह रही हो? मुझे अभी भी मेरे कहने पर विश्वास नहीं हो रहा है। निकिता ने कहा, विश्वास कर लीजिए जीजी माँ, हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। जोध का युवराज जाग चुका है अपनी रियासत वापस लेने के लिए। हम बाद में कॉल करते हैं, डॉक्टर हमें बुला रहे हैं। मीरा ने कहा, ठीक है। वहीं निकिता ने दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया था। मीरा के चेहरे के बदलते भाव देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और वह जो कह रही थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें बस मीरा की तरफ की बात सुनाई दे रही थी, दूसरी तरफ से क्या कहा गया उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आर्यन अंगड़ाई लेते हुए मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ मीरा, आपके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन क्यों हैं? मीरा आर्यन की बात सुनकर और सबकी तरफ देखते हुए कहती है, मासा निकिता का फ़ोन था। पत्रलेखा जी मीरा की बात सुनकर कहती हैं, क्या कहा आपकी बहन ने?
माँ, तेजवीर होश में आ गए हैं। हमारी रियासत के युवराज होश में आ गया है। माँ, हम दोनों बहनों ने जो सपना देखा था वह पूरा होने वाला है माँ। वहीं सब लोग मीरा के मुंह से यह बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। सबके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ज्योति खुशी में चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा राजकुमारी? युवराज होश में आ गए हैं? जी हाँ ज्योति, तेजवीर होश में आ गए हैं। मीरा ने ज्योति की तरफ भरी हुई आंखों से देखते हुए कहा। मीरा की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। पत्रलेखा जी भी खुश हो जाती हैं, माधुरी भी खुश हो जाती हैं। फिर मीरा श्रेया की तरफ देखती है जो कि अपनी आंखों के आंसू साफ कर रही थी। मीरा श्रेया की तरफ देखते हुए बोलती है, श्रेया जल्दी न्यूयॉर्क जाने की टिकट बुक करो। तुम, मैं और ज्योति हमें न्यूयॉर्क जाना है हमारे भाई से मिलने। हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। उन्हें देखे हुए एक अरसा बीत गया है, उनकी आवाज़ सुने हुए कई साल निकल गए हैं। मेरे यह कान उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं और मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तड़प रही है। तभी आर्यन की आवाज़ सबके कानों में गूंजने लगती है, तुम कहीं नहीं जाओगी मीरा, डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। पत्रलेखा जी, माधुरी जी भी कहती है, आर्यन सही कह रहा है मीरा, आप कहीं नहीं जाएंगी। माधुरी जी भी कहती हैं, कल ही तो आपको होश आया है और आपको न्यूयॉर्क जाना है, बाद में कभी चली जाइएगा, पहले ठीक से रिकवर हो जाइए। मीरा जिद करते हुए बोली, सभी की तरफ आस भरी नज़रों से देखती है और बोली, नहीं नहीं माईसा, नहीं नहीं छोटी माता, हमें न्यूयॉर्क जाना ही होगा। हम अपने भाई से मिलना चाहते हैं, उन्हें चलते हुए देखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। आर्यन मीरा को डांटते हुए कहता है, छोटी बच्ची हैं आप, जो आपको एक बार कही बात समझ नहीं आती है। हमने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगी मीरा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं। मीरा आर्यन के चिल्लाने से थोड़ी डर जाती है। फिर भी वो आर्यन पर चिल्लाते हुए कहती है, आप होते कौन है हमें रोकने वाले आर्यन, हम न्यूयॉर्क जाकर रहेंगे। आर्यन ने कहा, हम आपके पति हैं, इतना तो हक बनता है ना। आर्यन आप समझ नहीं रहे हैं, हमें जाना ही होगा, मीरा ने विनती भरे स्वर में कहा। आर्यन कठोरता से कहता है, मीरा जिद करना बंद कर दीजिए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। मीरा उदासी से अपना चेहरा लटका लेती है। आर्यन मीरा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, आप ऐसे उदास ना हुई हो तो हम आपके और आपके भाई के भले के लिए कह रहे हैं, आप ऐसे उदास ना होइए। आर्यन की बात सुनकर मीरा नज़र उठाकर आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, इसमें कैसी भलाई है आर्यन, बताइए, हमें हम जाना चाहते हैं पर आप जाने नहीं दे रहे हैं। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेकर कहता है, इसके दो कारण हैं मीरा, अगर आप यहाँ से गई तो शैतान सिंह को पता चल जाएगा कि आप कहाँ गई हैं, क्योंकि उसे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। उसे यह भी पता है कि हम आपका साथ दे रहे हैं। अगर आप महल से बाहर भी निकलती हैं तो आप पर नज़र रखने वाले हज़ारों आंखें हैं। आप कहाँ जा रही हैं या कहाँ नहीं जा रही हैं, इसकी चप्पे चप्पे की जानकारी शैतान सिंह को पता चल जाएगी। अगर आप न्यूयॉर्क चली गई तो शैतान सिंह को इनकी भनक लग जाएगी। और दूसरा कारण, आपकी सेहत अभी ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको जाने भी नहीं देना चाहते। मीरा को आर्यन की बातें समझ में आ रही थी कि आर्यन उसे क्यों नहीं जाने देना चाहता। उसे उसकी भाई की फिक्र भी थी और साथ में उसकी भी। फिर मीरा एक गहरी चिंतन में चली जाती है और गहरी सांस लेकर सबकी तरफ देखते हुए कहती है, हम नहीं जा रहे बस, पर महल में से किसी को जाना होगा न्यूयॉर्क। इस बात पर सब लोग मीरा की तरफ देखने लगते हैं। फिर मीरा श्रेया की तरफ नजरें गड़ाए हुए कहती है, श्रेया आपको और ज्योति को न्यूयॉर्क जाना होगा, 1 महीने तक वहाँ पर रहकर, जब तक तेजवीर की सेहत ठीक नहीं हो जाती, जब तक आपको वहाँ रहना होगा और उस 1 महीने में तेज को अच्छे से तैयार करना। फिर उसी के साथ आपको निकिता और तेज को अलवर सही सलामत लाना होगा। यह जिम्मेदारी हम आप दोनों पर सौंप रहे हैं। निकिता और ज्योति दोनों, श्रेया और ज्योति दोनों एक साथ कहते हैं, मोना डार्लिंग तू कैसी बात कर रही है, तेज और निकिता को मैं जानती हूँ। निकिता को मैंने छोटे से बड़े होते हुए देखा है और तेज को बिस्तर पर लेटे हुए दोनों मेरे भाई बहन जैसे हैं। तू चिंता मत कर, मैं उन्हें सही सलामत लेकर आऊँगी और साथ में तेजस को भी अच्छी तरीके से तैयार करूँगी। जी राजकुमारी, सिराज जी सही कह रही हैं, हम उन्हें सही तरीके से तैयार करके यहाँ लाएंगे। आपके वादे मुताबिक 2 महीने बाद उनका राज्याभिषेक करवाना है, इसलिए हम उन्हें राज्य कौशल की इन 1 महीने में पूरी तैयारी करवा देंगे। तो तय हो चुका कि श्रेया और ज्योति न्यूयॉर्क जाएंगे तेजवीर को संभालने के लिए। तब तक मीरा यहाँ के काम देख लेगी और वह रिकवर कर भी लेगी। मीरा के मन में भी अभी शांति थी।
उसने जो सोचा था वह करने का वक्त नज़दीक आ रहा था। मीरा को बस अब जल्दी से जल्दी ठीक होना था। ठीक होते ही वह अपना बदला लेगी, यह सोचकर मीरा के चेहरे पर एक अनायास मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। श्रेया और ज्योति भी न्यूयॉर्क चले गए थे और वहाँ सही सलामत पहुँच गए थे। मीरा भी इन 2 दिनों में रिकवर हो चली थी और वह बिना आर्यन के सहारे के थोड़ा सा चल लेती थी। वह यहाँ वहाँ घूम सकती थी, अपनी मनपसंद चीज़ें खा सकती थी। यह बात मीरा को अच्छी लग रही थी। सुबह का वक्त अलवर। सुबह महल के अंदर काफ़ी चहल पहल थी। महल को अंदर से हर तरह से सजाया गया था। दरवाजे पर फूलों का तोरण बांध दिया गया था। नौकर यहाँ वहाँ अपना काम कर रहे थे। तभी महल के अंदर बना हुआ मंदिर, वहाँ से शंखनाद की आवाज़ गूंजने लगती है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र थी और अलवर के शाही घराने में इस नवरात्रों को बड़े उत्साह से मनाया जाता था। आज के दिन सारी महिलाएं 9 दिन का व्रत रखी थी और रामनवमी के व्रत को खोल रही थी। मंदिर के अंदर दुर्गा माता की बड़ी सी मूर्ति थी। उसी के सामने शिवलिंग था और शिवलिंग के ऊपर कलसा और उसमें से पानी शिवलिंग के ऊपर टपक रहा था। मंदिर को लाल रंग से सजाया गया था। मंदिर की सजावट लाल फूलों से की गई थी और साथ में सफ़ेद फूलों से। फिर एक बार शंखनाद की आवाज़ गूंजती है। उसी के साथ एक मधुर आरती की आवाज़ महल के परिसर में गूंजने लगती है। महल के सारे लोग मंदिर में जमा हुए थे। मीरा और आयरन दोनों एक साथ देवी माँ की आरती कर रहे थे। मीरा आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसने एक अनारकली ड्रेस पहना हुआ था जो कि लाल रंग का था, हीरो से भरा हुआ था और उसके बीच में सोने की कारीगरी की हुई थी। वहीं मीरा के माथे पर राजस्थानी मांग टीका, गले में मंगलसूत्र, एक नाजुक सा नेकलेस, आंखों पर हल्का सा काजल। वहीं मीरा का एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ था और गले में टंगा हुआ था। मीरा ने लाल रंग का दुपट्टा अपने सिर पर लिया हुआ था और उसका एक बंदा आर्यन के गले में लटक रहे थे, गमछे से बंधा हुआ। आर्यन भी आज किसी से कम नहीं लग रहा था। सुनहरे रंग की धोती पहनी हुई थी। आर्यन के अपर बॉडी पर एक भगपड़ा नहीं था और इसी के साथ वह कयामत ढा रहा था। उसके 8 पैक एब्स गवाही दे रहे थे कि वह जिम में कितनी मेहनत करता है। उसका सुडौल शरीर कोई भी देखता तो एक पल में ही उसका दीवाना हो जाता। दोनों देवी माँ की आरती कर रहे थे। मीरा आरती गा रही थी, रिद्धि शंख बजा रही थी, सिद्धि वीणा बजा रही थी। इसी के साथ आरती और भी मनमोहक लग रही थी। थोड़ी देर बाद आरती खत्म होती है। सब लोग प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर आ जाते हैं और महल के बाहर में बैठ जाते हैं। पत्रलेखा जी, जिन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई थी, वह भी दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह सामने की तरफ देख रही थी जहाँ मीरा बैठी हुई थी। वह मीरा की तरफ देखते हुए बोलती है, यह आपकी शादी के बाद पहली नवरात्रि और हम चाहते हैं कि आप दोनों अष्टमी में होने वाले उस हवन में बैठे जो कि इस महल की शांति के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। मीरा ने कहा, जी हाँ, हम हवन में बैठने के लिए तैयार हैं। अर्जुन भी कहता है, मैं भी तैयार हूँ माँ। मैं तो पत्रलेखा जी मुस्कुरा देती हैं। फिर माधुरी जी मीरा की तरफ देखते हुए बोलती हैं, ज्योति और श्रेया पहुंच गई अमेरिका, आपकी बात हुई उनसे? मीरा माधुरी जी की बात सुनकर उन्हें जवाब देती है, जी छोटी मासा, हमारी बात हो गई है। उनका कॉल आया था, मैं सुबह वह सही सलामत पहुंच गई है। इस वक्त वह हॉस्पिटल में है। फिर भी मुझे आज चिंता हो रही है। न जाने क्यों मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ बुरा भी हो जाता है। मीरा चिंतित स्वर में सबकी तरफ देखते हुए कहती है। मीरा आर्यन की चिंता दूर करते हुए कहता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी भाई की सुरक्षा के लिए हमारा भाई वहाँ पर मौजूद है। वही न्यूयॉर्क जॉर्ज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हमने उसे बता दिया है, वह दिन में एक बार हॉस्पिटल जाया करेगा और हमारे रॉयल गार्ड भी उसके साथ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए उसे कहती है, थैंक यू आर्यन, अगर आप ना होते तो मैं कैसे संभाल पाती। आर्यन, तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हें सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। फिर तभी उनके बीच में पत्रलेखा जी बोलती हैं, तुम्हारा आभार व्यक्त करना हो गया हो तो हमारी बात सुनो। आर्यन और मीरा एक साथ बोले, जी माँ कहिए ना, जी मासा कहिए। पत्रलेखा जी गहरी सांस लेकर उन दोनों की तरफ देखती हैं, फिर जगत सिंह जी की तरफ देखती हैं। अपनी आंखों से आगे
बताने का इशारा करती हैं। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी का इशारा पाते ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं और अपनी कर्कश आवाज़ में आर्यन और मीरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम बताते हैं आपकी मासा को क्या बताना चाहती हैं। आर्यन और मीरा उसकी बात सुनकर देखने लगती हैं। जगत सिंह जी आगे कहते हैं, आपको पता ही होगा आर्यन, हमारे राजघराने में परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इस नवरात्र के 9वें दिन यहाँ एक महोत्सव होता है और उसमें मेला भी लगता है और उसी महोत्सव के दौरान यहाँ पर राजसी सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है और इसे हमेशा राजस्थान का राणा सा आयोजित करते हैं। आर्यन उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है, बाबा साहब यह जानते हैं कि हमारी रियासत में राष्ट्रीय सम्मेलन भी होता है और पूरे राजस्थान में जितने भी रियासत हैं वह सारी इस सम्मेलन में शामिल होती हैं। यह हमें पहले से पता है। मीरा भी उनकी बातें गौर से सुन रही थी और बीच में कुछ कह नहीं रही थी। आपको यह भी पता है कि राजसी सम्मेलन हर साल होता है, पर इस बार कुछ अलग होने वाला है इस सम्मेलन में। आर्यन एकदम से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं बाबा साहब, क्या अलग होने वाला है इस सम्मेलन में। मीरा भी हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है, कहिए बाबा साहब क्या अलग होने वाला है इस बार इस सम्मेलन में। जगत सिंह जी एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, राजसी सम्मेलन में इस बार हम आपको इस रियासत की सारी पावर देने वाले हैं। हम आपको अलवर के राजा वाला राजदंड 9वें दिन सौंपने वाले हैं। राजदंड जिक्र होते ही वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। आर्यन हैरानी से अपने पिता की तरफ देखते हुए बोलता है, पर बाबा साहब राजदंड, वह भी इतनी जल्दी, हमें क्यों सौंपना चाहते हैं आप। हमारा अभी तक राज्याभिषेक भी नहीं हुआ है और राज्याभिषेक से पहले राजदंड दिया नहीं जाता है और बलिदान पूजा होना भी बाकी है, तो इतनी जल्दी आप कैसे दे सकते हैं हमें। जगत सिंह जी आर्यन की बात को शांति से सुनते हैं और फिर शांति स्वर में कहते हैं, हमें भी पता है कि हम आपको राजदंड राज्याभिषेक के बाद दे सकते हैं, पर हम इसे आपको जल्दी ही सौंपना चाहते हैं क्योंकि आप इस राजदंड के अगले उत्तराधिकारी हो और राज्याभिषेक के 3 महीने पहले ही राजदंड को उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता है और आप इस रियासत के उत्तराधिकारियों को यह राजदंड आपका ही है। बस आपको बलिदान पूजा के वक्त इस राजदंड की हिफाजत करनी है। अगर बलिदान पूजा के वक्त राज्य के उत्तराधिकारी को कुछ हो जाता है और राज्य का राजदंड जिसने भी उत्तराधिकारी को मारा है उसके हाथ जब लग जाता है तो राज्य और सत्ता उसके पास चली जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारी यह रियासत किसी ऐसे हाथ हो जाए जो उसके काबिल ना हो, इसलिए हम राज्याभिषेक के 3 महीने पहले ही आपको राजदंड सौंपना चाहते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ था। हमारे राणा साहब बनने से पहले और अलवर के राजा बनने से पहले ही हमें राजदंड सौंप दिया गया था आपके दादाश्री द्वारा, और यही मैं भी करना वाला हूँ आपके साथ। कोई कुछ नहीं कहता है, बस जगत सिंह जी की बातें सुनता ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल में श्रेया और ज्योति वहां पहुंच चुके थे। वह दोनों तेजवीर के वार्ड में थे। निकिता उनसे कुछ बातें पूछ रही थी और वह दोनों से जवाब दे रही थी। निकिता ज्योति की तरफ देखते हुए कहती है, निकिता ज्योति की तरफ देखते हुए पूछती है, ज्योति बाईसा जीजी माँ की तबीयत कैसी है और आपने हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया कि जीजी माँ को इतनी चोट आई है। ज्योति निकिता की बात सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है, फिर वह गहरी सांस लेती है और निकिता की तरफ देखते हुए बोलती है, निकिता बाईसा राजकुमारी ने हमें आपको बताने से मना किया था। उन्होंने हमें कसम भी दे दी थी कि अगर हम आपको बताएंगे तो इतना कहकर वह चुप हो जाती है। तुम दोनों हॉस्पिटल के लिए यह बाईसा शब्द एक दूसरे के लिए क्यों यूज कर रही हो। फॉर्मल बात करो ना, जिसमें मैं तुम दोनों से जैसे मैं तुम दोनों से करती हूँ। श्रेया ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। निकिता श्रेया की तरफ घूर कर उससे कहती है, आप भूल रही हैं कि हम शाही परिवार से हैं और हमें ही एक दूसरे को संबोधित करते हैं। हाँ, हमारी राजकुमारी हमसे गलती हो गई। क्यों? हमने आपके सामने ऐसी गुस्ताखी कर दी। आप जैसे भी संबोधित करना चाहते हैं कर सकती हैं, श्रेया ने एक्टिंग करते हुए कहा। निकिता श्रेया की तरफ देखते हुए पूछती है, कुंवर आर्यन के क्या हाल है? हमारी बहन के साथ तो झगड़ा नहीं कर रहे हैं ना, और उनके घर वाले हमारी दीदी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं निकिता बाईसा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग आपकी दीदी से बहुत अच्छे से बात करते हैं और आपको एक बात बताना भूल गई मैं। इतना कहकर ज्योति शांत हो जाती है। क्या बात है ज्योति बाईसा जो आप भूल गई? शैतान सिंह को आपकी दीदी ने सारी सच्चाई बता दी है। वह कौन है? आपके मामा श्री भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ साथ उनका साला गजेंद्र भी वहाँ पर था। अलवर में सबको दीदी की सच्चाई पता चल गई है। पहले तो बस हुक्मरानी और राणा साहब को पता था और उनके साथ साथ माधुरी बाई साहब और कुंवर जयदेव जी को ही पता था। और जब दीदी को चोट आई, कुंवर अवर ने कुंवर आर्यन को बहुत सुनाया, उन्हें राजकुमारी की सच्चाई बता दी। निकिता भयभीत होती हुई कहती है, शैतान सिंह और बाकी सबको जीजी माँ की सच्चाई पता चल गई। ऐसा है तो जीजी माँ पर बहुत खतरा आने वाला है।
नहीं निकिता बाईसा, राजकुमारी के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने वाला है, क्योंकि इस लड़ाई में राठौर परिवार पूरी मदद करने वाला है। फिर वह शुरू से लेकर सारी बातें बता देती है, जिसे जानकर निकिता हैरान हो जाती है। रात का वक्त अलवर, रात का वक्त हो रहा था। मीरा अपने कमरे में आराम कर रही थी। सब लोग खाना खा चुके थे और सब लोग आराम करने आ गए थे। वहीं आर्यन अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। उसके साथ उसका सिस्टम संग्राम भी था। आर्यन गंभीरतापूर्वक अपने लैपटॉप में एक जानकारी पढ़ रहा था। वहीं संग्राम आर्यन को इतना गंभीर देखकर अपने मन में कहता है, कुंवर सा मुझसे क्या क्या करवाते रहते हैं। पहले उन्होंने कुंवर रानी सा के बारे में पता लगाने को कहा, फिर अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं, जानकारी की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगाई अपने गृहस्थी में व्यस्त हो चुके होंगे, पर मैं गलत था। यह चांडाल कभी अपनी गृहस्थी में व्यस्त नहीं हो सकता। अब इसने 13 साल पुरानी जानकारी मांगना भी शुरू कर दिया। पत्नी है के साथ साथ व्यस्त समय व्यतीत करें ना, पर इन्हें तो अपने पहले प्यार के बारे में जानना है। अगर इनके पहले प्यार ने शादी कर ली होगी, उसके 6 बच्चे होंगे, फिर भी उन्हें उसे ही ढूंढना है। मैंने तो जानकारी दे दी है। मुझे लंदन में जितनी जानकारी मिली, यह जाने और इनका प्यार जाने। मुझे तो कुंवर रानी शाह के बारे में सोचकर बुरा लगता है। वह कितनी खूबसूरत है और यह बैल बुद्धि इंसान उन पर ध्यान ही नहीं देता है। ऐसी अनाप शनाप बातें अपने मन में सोच रहा था संग्राम। वही आर्यन की जानकारी मुताबिक एक ऐसी जानकारी मिली उन्हें, जिसे वह जानकर थोड़ा हैरान भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है। उस फाइल में लिखा हुआ था 12 साल पहले 12 साल की एक लड़की और 10 साल का एक लड़का और 8 साल की एक लड़की और 13 साल पहले लंदन में रहा करते थे। अचानक से उनके घर में आग लग गई और वह लोग वहां से अचानक से गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था। आर्यन यह जानकारी सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और जोर से अपना हाथ टेबल पर मार देता है। पहले पहले ही चोट लगा हुआ था हाथ में, और भी जख्मी हो जाता है। आर्यन चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, यह कैसे हो सकता है? उसने मुझसे वादा किया था। फिर वह संग्राम की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, यह कैसी जानकारी लाए हो संग्राम तुम? मैंने इतने दिन तुम्हें लंदन इसलिए भेजा था, इतनी सी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, फिर से लंदन जाओ, जितना वक्त लेना है लो। मुझे सही और सटीक जानकारी चाहिए, वरना अपनी नौकरी और अपनी सैलरी भूल जाओ। संग्राम हैरानी से आर्यन की तरफ देखता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इतना अच्छा काम करने के बाद भी यह चांडाल उसे ऐसे डांटेगा। फिर वह आर्यन से डरी सहमी आवाज में कहता है, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह भी भला पूछने की बात हुई है? मैं मेरी पूरी मेहनत करूंगा और यह वह सटीक जानकारी आपको निकाल कर दूंगा, वरना मैं आपका थोबड़ा नहीं देखूंगा, चेहरा नहीं देखूंगा। वहीं कमरे में मीरा सामने की तरफ चांद को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। फिर वह अपने मन में कहती है, नवरात चालू हो गई है। शतान सिंह को उसका किया हुआ हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मैंने वादा किया था उसे नवरात्रि के अष्टमी हवन पर मैं बर्बाद करके छोड़ दूंगी। मुझे उस काम के लिए लगना होगा। उसकी बर्बादी में जश्न मनाना चाहती हूँ। बस कुछ दिन और शतान सिंह जी लो, कितना जीना चाहते हो। पर एक बात याद रखना, यह गीतांजलि सिंह रावत तुम्हारे सामने होगी। तुम जो करना चाहोगे आज के बाद वह उल्टा ही होगा, और वह तुम्हारे दोनों साथी वह भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। देख कर जाओ मैं क्या क्या करती हूँ, देखते जाओ। फिर मीरा अपना फ़ोन उठाती है, उस पर एक नंबर डायल करके अपनी कान पर लगा लेती है। दूसरी तरफ से रिंग जा रही थी। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से भी फ़ोन उठ जाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, खम्बा खड़ी राजकुमारी, मारे वास्ते कोई काम से? मीरा ने कहा, खड़ी खम्बा, चंदेल साहब आपके पास एक काम है। दूसरी तरफ से चंदेल बोला, कैसा काम है राजकुमारी? आप हुक्म दो, मैं जान दूंगा। मीरा अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहती है, आपको जान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे एक काम करवाना चाहती हूँ। उसका रिजल्ट मुझे अष्टमी तक मिल जाना चाहिए। चंदेल थोड़ी सी संकोच भरी आवाज़ में बोला, कैसा काम करवाना चाहती हैं राजकुमारी, आप बताइए हमें। वक्त आ गया है, आपको भी काम पर लगना होगा। आप बूढ़े हो गए हैं। इस काम के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। मीरा ने थोड़ा माहौल को हल्का करते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं राजकुमारी आप बस हुक्म इतना कीजिए। यह बूढ़ी हड्डियां आज भी जवानों को मात दे सकती हैं। आप बस हुक्म दो, क्या करना है। फिर मीरा उसे जो काम करना है वह बताने लगती है। जैसे जैसे संदेश मीरा की बातें सुनता है, वैसे वैसे वह हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद मीरा उससे बात करके कहती है, समझ आया यह काम कैसा है? दूसरी तरफ से संदेल ने कहा, आप फिक्र ना करो राजकुमारी, मैं ये काम अच्छे से करूँगा। आप बस खबर आने का इंतज़ार रखिए। इस बार शैतान सिंह कुछ नहीं कर पाएगा, देखते जाइए आप उसे। आपका अब का महल छोड़ना ही होगा उसे, और रियासत भी। तो
चलता काम होने के बाद ही आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी, वरना काम ना हुआ तो समझ लीजिए चंदेल हमेशा के लिए मर गया है। इतना कहकर चंदेल फ़ोन रख देता है और मीरा भी अपना फ़ोन रख देती है और फिर से कहीं सोच में गुम हो जाती है। वहीं आर्यन कमरे के अंदर आता है। संग्राम जा चुका था अपना काम करने के लिए फिर से विदेश। वहीं आर्यन अब कमरे में आता है तो देखता है मीरा किसी सोच में गुम है। वह उसके पास बेड पर आता है और वहीं बैठे हुए अपनी आवाज़ से उसे अपनी सोच की दुनिया से बाहर लाता है। क्या सोच रही हो इतनी गहराई से, जो मेरे आने का भी ख्याल नहीं रहा तुम्हें? मेरे आर्यन की आवाज़ से अपनी सोच से बाहर आती है और आर्यन की तरफ देखती हुई कहती है, जो आपका आना एक ही जैसा है ना। आप रहते तो इसी कमरे में हो, आओ या जाओ उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आर्यन अपनी बात बदलते हुए कहता है, क्या सोच रही थी इतनी देर से? मीरा ठंडी आवाज़ में अपना जवाब देती है, किसी की मौत और किसी की बर्बादी, यही सोच रहे हैं हम। उसे मारें या पहले उसे बर्बाद करें? आर्यन मीरा के मुंह से यह सुनकर उसे आंखें फाड़ कर देखने लगता है। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बहुत सारा कमेंट करें और साथ में बेल आइकन प्रेस को ऑल पे रखें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।